नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन पाथ में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम 2 लेक्चर शुरू कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले उन्हें देख लीजिए, तभी आपके लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। हमने सबसे पहले लेक्चर में चर्चा की थी कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इन सब चीज़ों की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। हम आपको पहले ही अर्थशास्त्र के बारे में बता चुके हैं। मानव की प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है। मानव की प्रत्येक आर्थिक गतिविधि जिसमें मुद्रा सम्मिलित होती है उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे पैसे का हम लेन देन करते हैं, हम नौकरी करते हैं या हम किसी को नौकरी देते हैं, हम कोई व्यवसाय करते हैं, हम कोई व्यापार करते हैं, तो ये सभी आर्थिक गतिविधि मानी जाती है। लेकिन जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में दान देते हैं, उस दान देने को हम आर्थिक गतिविधि नहीं मानेंगे। यानी आर्थिक गतिविधि वही मानी जाएगी जिसमें मतलब बदले में भी कुछ आपको मिले। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो आप उनके वहाँ नौकरी कर रहे हो और वो आपको उसके बदले में पैसा दे रहा है। जैसे मंदिर जाते हैं, हम दान देते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है, तो हम मंदिर में जो दान देते हैं, ऐसे ही जो जितनी भी क्रिया विधि होती है उनको हम आर्थिक गतिविधि नहीं मानेंगे। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कैसे करेंगे और उन संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन कैसे करेंगे और फिर उन वस्तुओं को आम जन तक, पब्लिक तक हम कैसे पहुंचाएंगे, उनका वितरण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हम आपको अर्थव्यवस्था के बारे में भी पहले बता चुके हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? जो कृषि संबंधित कार्य होते हैं, उत्खनन संबंधी कार्य जितने भी होते हैं, या हम कच्चा तेल निकालते हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है तो हम उस देश की अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चा माल होता है, हम उन कच्चे माल को प्रयोग करके हम किसी उद्योग में किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। जैसे सोच के चलो, आपने खेत में मक्का लगाया, लेकिन उस मक्का से जब पॉपकॉर्न बनाया जाएगा, वो पॉपकॉर्न बनाने को ही हम द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे। जब तक वो मक्का है तब तक वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन जैसे ही उसका पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएगा, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में हम आपको बता चुके हैं, जितनी भी हमारे देश में सेवाएं है, कोई भी सर्विस है, ये सभी आपकी तृतीयक क्षेत्र में आती है। सेवाएं क्या होती है? जैसे शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, परिवहन सेवाएं, ये सेवाएं सब तृतीयक क्षेत्र में आती है। नौकरी संबंधी जितने कार्य होती है सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। कोई भी देश होता है तो उसमें वृद्धि की एक सीक्वेंस होती है। जैसे सबसे पहले किसी देश में कृषि अर्थव्यवस्था ही जन्म लेती है, उसके बाद वहाँ पे जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था होती है उसका जन्म होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे सेवा अर्थव्यवस्था होती है, उसका होता है जन्म। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जिनमें कृषि के तुरंत बाद सेवा अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया है। जैसे उसमें कुछ देश है, जैसे फिलीपींस एक देश है, वियतनाम है, अपना देश भारत है। 1990 के दशक में क्या था, उससे पहले हमारे देश में कृषि अर्थव्यवस्था का जोर था, लेकिन 1990 के बाद हमारे देश ने उस कृषि अर्थव्यवस्था को पीछे कर दिया और आगे निकल गई थी सेवा अर्थव्यवस्था। यानी तृतीयक क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक हो गया था हमारी अर्थव्यवस्था में। हम आपको पिछले लेक्चर में आर्थिक प्रणालियों के बारे में बता चुके हैं। 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ अस्तित्व में आई थी: बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने बाजार अर्थव्यवस्था की तो चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम गैर बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि जो बाजार अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी।
जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूंजीवाद का जन्म होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नाम मात्र के बराबर ही होता है, और जो उत्पादन का कार्य किया जाता है वो निजी हाथों में होता है। मतलब कोई भी कंपनी होती है वो किसी निजी आदमी की कंपनी होती है, वही उसको उत्पादन करता है, वही मूल्य तय करता है, वही ये तय करता है कि कितना उत्पादन हमें करना है, किस मूल्य पर इसे बेचना है। ये सब चीज़ें निजी हाथों में होती है। सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही नाम मात्र का होता है, और जो कंपनी पर जो कर लगाया जाता है वो भी नाम मात्र के लिए लगाया जाता है, या फिर लगाया ही नहीं जाता। जरा आप भी अपने मन में ये बात सोचो कि कोई आदमी धन क्यों लगाएगा। अगर कोई कंपनी किसी ने स्थापना की है किसी कंपनी की, तो वो उसमें धन क्यों लगाएगा। उसका भी लक्ष्य यही होगा कि वो उस कंपनी से कुछ लाभ प्राप्त करे। जिस वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उन वस्तुओं को बेचकर वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे। भाई इसमें उनका स्वार्थ छिपा रहता है। अगर कोई सरकार उत्पादन करती है किसी वस्तु का, तो सरकार ये चाहती है कि हमारे राज्य में प्रत्येक जो समुदाय के जो लोग हैं, वो नीचे वर्ग के हो चाहे उच्च वर्ग के हो, सबका कल्याण हो। सरकार की नीति रहती है। लेकिन जब बाजार अर्थव्यवस्था होती है इसमें सब मामला निजी हाथों में होता है। तो निजी हाथे क्या काम करते हैं, वो अपने अनुसार ही चीज़ों को उत्पादन करते हैं। बहुत सारी खामियां भी इसमें निकल कर आती है। बाजार अर्थव्यवस्था के बहुत सारे नुकसान भी है। इसमें गरीबों को ध्यान में नहीं रखा जाता। मतलब वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं इतना हाई हो जाता है कि गरीब उसको खरीद नहीं पाते, उनकी क्रय शक्ति बहुत कम होती है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। तो इसमें जो अमीर और गरीब के बीच का जो आर्थिक अंतर होता है वो अधिक हो जाता है। आर्थिक असमानता इससे पैदा होती है। हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स में इनकी चर्चा कर चुके हैं। आप हमारी पिछले 2 लेक्चर देख सकते हो, क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या इनकी खामियां है, क्या इनमें कमियां है, क्या इनके लाभ है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान है। ये सब हम चर्चा पहले कर चुके हैं। जो आज का हमारा मुद्दा शुरू होता है वो होता है गैर बाजार अर्थव्यवस्था से। इसका जो विचार आया था सबसे पहले, वो कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, उनके मन में ये विचार आया था, उनके विचारों से प्रभावित है। उन्होंने इसके 2 स्वरूप बताए हैं, एक समाजवादी एक साम्यवादी। देखो समाजवादी जो स्वरूप होता है उसमें क्या होता है, समाजवादी में जितने भी हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पे सरकार का हक होता है। मतलब सरकार ही तय करती है कि किसको, मतलब जो संसाधन है हमारे पास उसको कैसे वितरण किया जाएगा। सरकारी मालिक होती है उन संसाधनों की, सरकार ही उसका प्रयोग करती है। और जो साम्यवादी होता है उसमें क्या काम होता है, उसमें जो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है उन पे सरकार का हक होता है। और सरकार का हक होने के साथ साथ उसमें जो हमारे देश के जो आमजन होते हैं, जनता होती है, श्रम होते हैं, जो जो मजदूर वर्ग, ये सब इनका सबका योगदान उसमें होता है। मतलब पब्लिक का भी योगदान उसमें होता है, उनका मतलब हक होता है। उन प्राकृतिक संसाधनों में उनका भी हक होता है कि ये हमारे है। और सरकार का भी हक होता है कि वो कैसे उनका वितरण करेगी। जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था का जो समाजवादी स्वरूप है, ये सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ जिसे हम रसिया बोलते हैं, वहाँ पे ये 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 1989 तक ये वहाँ पे अस्तित्व में रहा। और जो ये हमारा जो साम्यवादी जो स्वरूप है ये चीन में अस्तित्व में आया था, 1949 में अस्तित्व में आया, और 1949 से लेकर 1985 तक ये अस्तित्व में रहा। जो ये गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, जो इसका उद्भव हुआ है, ये जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसके प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है इसका जन्म। इसके कुछ विचार इस प्रकार है, हम आपसे अब चर्चा करेंगे। इसमें जो देश के संसाधन होते हैं उनको उपयोग हम सबकी बेहतरी के लिए करते हैं, कि मतलब सभी जितने भी हमारे पास जो आम जनता है सबको उसका फ़ायदा हो, सब पर सुविधा पहुँचे, सबको बराबर हक मिले। ये समाजवादी का प्रथम लक्ष्य होता है। इसमें जो संसाधन होते हैं उनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार के हाथ में होता है। उसमें राज्य ही तय करता है कि मतलब इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, कैसे इनको आम जनता तक पहुंचाया जाएगा, ये सब सरकार पर निर्भर करता है। इसमें जो निजी व्यक्ति होते हैं उनको संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होता है बिल्कुल भी। भाई अगर निजी हाथों में संसाधन वो सब चले जाएंगे तो वो क्या काम करते हैं, वो एक मतलब समुदाय का फिर शोषण करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो बाजार होता है उसकी अनुपस्थिति होती है। जो ये है मांग और आपूर्ति की शक्ति इसमें काम नहीं करती है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि बाज़ार में किस चीज़ की मांग है या किस चीज़ की आवश्यकता है। इसमें सरकार ही तय करती है। सरकार सबके लिए बराबर संसाधन उपलब्ध कराती है, सबको बराबर का हक मिलता है। ये इसकी अच्छी बात है। इसमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती है। भाई अगर सरकार के पास ही सारे हक है, सारा स्वामित्व सरकार के पास है,
तो केवल अकेली सरकार ही संसाधनों पर हक जताती है और उनको उत्पादन करती है वस्तुओं का। जब निजी हाथों में स्वामित्व होता है तो बहुत सारी कंपनियां आ जाती है बाज़ार में। किसी का मूल्य अधिक होता है, किसी का मूल्य कम होता है, तो उससे क्या होता है, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा आती है। और जब सब संसाधन का उपयोग केवल सरकार ही कर रही है, राज्य ही कर रहा है, तो वो अपने अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो इससे प्रतिस्पर्धा नहीं आती है। किस चीज़ का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उन्हें लोगों तक वितरित कैसे करना है, ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनका निर्णय सिर्फ राज्य करता है। जो ये आर्थिक प्रणाली होती है इसको सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पूर्व सोवियत संघ ने 1919 में इसका प्रयोग किया था। और इसके इसके बाद अनेक जो यूरोपीय देश है वहाँ भी इसकी शुरुआत की गई। और जिन देशों में ये गैर बाजार अर्थव्यवस्था का अस्तित्व सामने आया उनको समाजवादी समूह के देश कहा जाता है। और फिर इसके बाद जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था होती है इसका एक विशिष्ट रूप सामने आया जिसको हम साम्यवादी भी कहते हैं। वो चीन ने इसको अस्तित्व में लाया और 1949 में उसकी शुरुआत की गई। फिर वहाँ तक 1985 तक भी वो अस्तित्व में रहा। इसके कुछ नकारात्मक भी पहलू रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सरकार ये चाहती थी कि भाई सभी का कल्याण हो। ये एक बहुत अच्छा लक्ष्य था कि मतलब संसाधन पर आम जनता का भी हक होना चाहिए। उनको मतलब सरकार पर स्वामित्व होता है लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग आम जनता के लिए किया जाता है। लेकिन सरकार कब तक उत्पादन करेगी वस्तुओं का? भाई जो संसाधन हमारे पास अभी सीमित है, एक न एक दिन तो वे समाप्त हो जाते हैं। अगर सरकार फ्री में ही लोगों को ये मतलब वस्तुएं देती रहेगी तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? भाई किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। भाई कोई भी अगर कंपनी है तो उसमें निवेश तो करना ही होगा। अगर वो सरकार की ही कंपनी है कोई, तो उसमें वो अगर पैसा न लगाएगी तो कैसे काम करेगी कंपनी, कैसे उत्पादन होगा? तो इसमें इस अर्थव्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू ये भी रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी हो गई। और दूसरा पहलू इसमें रहा है कि जितने भी संसाधन थे उन पर सरकार का हक था। अगर सरकार का हक था तो सरकार अपने मन मर्जी से उत्पादन करती थी। अब इसमें सरकार कुछ भी कर सकती थी, सरकार की इच्छा से ही काम होता था। अगर सरकार तानाशाही हो, मतलब लोगों का फ़ायदा ना सोचने वाली सरकार हो, लोगों के कल्याण के बारे में ना सोचे, तो सरकार क्या काम करेगी? सरकार तो अपनी इच्छा से काम करेगी ना, तो लोगों तक संसाधन पहुंच नहीं पाएंगे। अगर सारा स्वामित्व सरकार के पास हो जाएगा तो सरकार अपने अनुसार काम करेगी। लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की बाज़ार में मांग है, इन चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं देगी, क्योंकि स्वामित्व तो सरकार के पास है, सरकार ही राजा है। 1970 के आते आते इस अर्थव्यवस्था के नकारात्मक पहलू सामने आने शुरू हो गए और अब इसको बदलने की आवश्यकता थी। इसमें ऐसा क्या किया जाए जो ये अर्थव्यवस्था उभर के सामने आए। इससे पहले भी 1950 के दशक में ऑस्कर लेंज एक दार्शनिक जो अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने बाजार समाजवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किया जाए तभी हम इससे उभर पाएंगे। 1980 के दशक के मध्य में इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों में बाजार अर्थव्यवस्था को कुछ तत्वों को शामिल किया गया और इस प्रकार बाजार समाजवाद का आगमन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।